हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर के तीसरे एपिसोड का वीडियो करेंगे। अगर दोस्तों पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, उसके बाद ही एपिसोड तीसरा का वीडियो देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे जो क्वेश्चन है 64 नंबर आपका ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, आपका जो क्वेश्चन ये 2000 यानी कि 16/2/2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो इसमें जितने भी जीके जीएस का क्वेश्चन कवर हो सकता है मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इस वीडियो के माध्यम से भी करवाना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हरा रंग जो है, हरा रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है। कि हरा रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है। तो आपका हरा रंग जो है पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। कि साइलेंट वैली, आपका जो क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। कि साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो आपका केरल में अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गोवा जो है किस नदी पर अवस्थित है। गोवा जो है, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि गोवा जो है किस नदी पर अवस्थित है। तो गोवा जो दोस्तों है वो मांडवी नदी पर अवस्थित है। तो गोवा किस नदी पर अवस्थित है? मांडवी नदी पर अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों बाहर से थोड़ा शोरगुल आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सूक्ष्म स्कोप का जो मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। सूक्ष्म स्कोप जो है, सूक्ष्म स्कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी जो किससे पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि सूक्ष्म स्कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रोटीन ऊर्जा जो है कुपोषण का परिणाम क्या है। कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो परिणाम है वो बालछय है। क्या है? बालछय यानी कि मरामस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। आपका जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि जी का जो मान होता है सर्वाधिक होगा। यानी कि जी का जो मान होगा वो सर्वाधिक होगा, वो किस स्थान पर होगा। तो अंटार्कटिका के कैंप में। अंटार्कटिका के कैंप में जो है गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है? जी का मान जो होता है सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक कहाँ पे होता है? अंटार्कटिका में। सबसे अधिक कहाँ पे होता है? अंटार्कटिका में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप हो जाता है। आपका जो क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से, कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप हो जाता है। तो पेंक्रियास या अग्नाशय का खराब होना कौन सा रोग का उत्पन्न हो जाता है? मधुमेह रोग का उत्पन्न होना पेंक्रियास या अग्नाशय का खराब होना से होता है। तो कह रहा है आपका जो क्वेश्चन है कि शरीर की किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो पेंक्रियास या अग्नाशय से मधुमेह रोग का विकास होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इबोला जो है वो क्या है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि इबोला क्या है। तो दोस्तों इबोला जो है एक वायरस है। इबोला क्या है? एक वायरस है। जिस तरह इबोला क्या है? एक वायरस है। कोरोना भी एक क्या था? वायरस ही था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग होता है। ये निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। आपका जो क्वेश्चन है कि घेगा रोग जो है आयोडीन की कमी से तो होता है, ये निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त होता है। तो पहाड़ी क्षेत्र में ये व्याप्त हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विटामिन ए जो है मुख्यतः कहाँ संग्रहित रहता है। कि स्टोर यानी कि विटामिन ए का जो कहाँ संग्रहित रहता है, यानी कि विटामिन ए जो है कहाँ स्टोर रहता है। आपका लीवर में रहता है। विटामिन ए कहाँ पे स्टोर रहता है? लीवर में। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। तो आपका विटामिन ए कहाँ पे मुख्यतः संग्रहित रहता है? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यकृत में संग्रहित रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है निम्नलिखित में किस
रोग की वाहक है? मादा जो क्यूलेक्स है निम्नलिखित में किस रोग की वाहक है? तो मादा जो क्यूलेक मच्छर है वो फाइलेरिया रोग का वाहक है, फाइलेरिया रोग की वाहक है। फाइलेरिया जो फैलती है मादा क्यूलेस मच्छर के काटने से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि मादा क्यूलेस मच्छर जो है निम्नलिखित में किस रोग की वाहक है? फाइलेरिया रोग की वाहक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि समदाव रेखाएं निम्नलिखित में किसको प्रदर्शित करती है? समदाव रेखाएं निम्नलिखित में किसको प्रदर्शित करती है? कि समदाब रेखा वाली निम्नलिखित में किसको प्रदर्शित करते हैं? तो समान वायुमंडलीय दबाव जो है वो समदाब रेखाएं वाले को प्रदर्शित करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा कि इनमें से कौन सा नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? इनमें से कौन सी नदी जो है कच्छ के रन में समाहित होती है? आपका जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? तो लूनी नदी जो है आपका कच्छ के रन में क्या होती है? समा जाती है। ये कच्छ नदी है, लूनी नदी समा जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी जो है कच्छ के रन में समा जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थायराइड जो होता है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे है? कि थायराइड जो होता है वो कहाँ पे होता है? कि थायराइड ग्रंथि जो होता है वो गला में होता है, जिसको थ्रोट बोलते हैं, THORAT, थ्रोट। थ्रोट मतलब गला, यानी कि थायराइड ग्रंथि का जो स्थान होता है थायराइड कहाँ पे होता है? गला में होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में कौन क्या है? आपका जो क्वेश्चन है आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा कि साधारण नमक का रासायनिक निम्नलिखित में नाम जो है निम्नलिखित में क्या है? तो साधारण नमक का NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो NaCl साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि तारों का रंग जो है निर्भर करता है किस पर? आपका जो क्वेश्चन है कि तारा जो है उसका रंग निर्भर करता है किस पर? तो तारा का जो रंग निर्भर करता है उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तारों का जो रंग निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो है किस देश से थे? कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे वो अमेरिका के थे। कहाँ के थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे किस देश से थे? वो अमेरिका देश के थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग जो है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? आपका जो क्वेश्चन है कि आयोडीन का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन टेस्ट का जो प्रयोग होता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि वसा के उपस्थिति जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कि छुआछूत उन्मूलन संबंधित है? तो आपका आर्टिकल 17 जो है उसमें छुआछूत से संबंधित है। तो आर्टिकल 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? आपका जो क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो नाम होता है कैल्शियम सेमी हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू ½ इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू ½ अगर इसका रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम सेमी हाइड्रेट होता है, कैल्शियम सेमी हेमी हाइड्रेट होता है। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित गो प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं? निम्नलिखित में गो प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो आपका जो है निम्नलिखित में कौन सी प्रजातियां जो है कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो है ये देसी नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गो प्रजातियों में कौन सी प्रजाति है देसी नहीं है? तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो है देसी नहीं है, जबकि आपका गिर देसी है, थार पारकर है, रेड सिंध देसी है, जबकि हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो है गो प्रजाति की देसी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की जाती है। इनकी गणना जो होती है पंचायत की पहली बैठक किसकी तिथि से की जाती है? पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है।
आपका जो क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि जो है 5 वर्ष निर्धारित की जाती है। इसकी गणना जो है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से निर्धारित की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आपका जो क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में जो कथन सही है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है लोरिया नंदनगढ़ से सिंह से लिया गया, ये कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ के सिंह सर से लिया गया है, ये सही नहीं है। बाकी आपका राष्ट्रीय ध्वज सुनने के बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई अनुपात कितना है 2:3 है। लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ के सिंह सिर से लिया नहीं गया, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत होगा, वैध मतों का क्या होगा। कह रहा है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल मतों का 1/6 कम मत प्राप्त होगा तो कुल राशि क्या करेगा, खो देगा। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1825 में कहाँ हुआ था। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था, वो भी कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। आपका जो क्वेश्चन है एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने संसद लोकसभा में होने चाहिए। कह रहा है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इनके पास न्यूनतम कितने संसद लोकसभा में होने चाहिए। तो 55 संसद जो है लोक संसद में होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य जो है हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों बाद त्यागपत्र जो है प्रभावी माना जाएगा। तो 7 दिनों के बाद दोस्तों आपका प्रभावित माना जाता है। तो 7 दिनों के बाद जो है ग्राम पंचायत का अगर कोई भी सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है, तो आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों तक त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो 7 दिनों तक मुखिया को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। कि भारत में दोस्तों स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है कब संपन्न कराए गए थे। तो भारत में स्वतंत्रता जब हुआ था 1947 में हुआ था। 1947 के बाद 1952 में पहली बार जो है आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। तो 1952 में आपका जो है 1952 यानी कि 5 साल के बाद जो है आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों को मजदूरी पर केंद्र और राज्य सरकार के व्यय का अनुपात क्या है। कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित यानी कि पढ़े लिखे और बेरोजगार मजदूरों की मजदूरी पर केंद्र और राज्य का व्यय का आपका अनुपात क्या है। अगर दोस्तों केंद्र 75% करता है तो राज्य कितना करता है, 25%। यानी कि अगर केंद्र का 1/3 कौन करता है, राज्य। केंद्र अगर 75 करता है तो ये कितना करता है, 25। तो केंद्र सरकार अगर 75 करे तो ये 1/3 उसका करेगा, तो राज्य सरकार। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर
निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना जो है अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? कि बिहार में किसान सभा की जो स्थापना की गई थी वो किनके द्वारा की गई थी? कि बिहार में किसान सभा की जो स्थापना शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? शाहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। आप लोग क्वेश्चन आंसर दीजिएगा कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण यानी कि नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता नील दर्पण के जो रचनाकार थे वो कौन थे? तो नील दर्पण के जो रचनाकार थे वो दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध जो है पंचायती राज से है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध जो है किससे संबंध है? पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता कमेटी का जो संबंध है वो किससे? पंचायती राज से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो सार था वो क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो सार था वो क्या था? कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो सार था वो लोक भागीदारी था। क्या था? कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो सार था वो लोक भागीदारी था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका जो क्वेश्चन है ये वीवीआई क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये किससे संबंधित है? निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अगर राष्ट्रीय खेल 29 दिवस को मनाया जाता है तो ये निम्नलिखित में किनसे संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? मेजर ध्यानचंद से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक्से पुरस्कार रेमन मैक्से के नाम पर दिया था। मैक्से पुरस्कार जो है रेमन मैक्से के नाम पर दिया था वो किस देश के राष्ट्रपति थे? कि मैक्से जो पुरस्कार है रेमन मैक्से के नाम पर दिया जाता वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। कौन के राष्ट्रपति थे? मैक्से पुरस्कार जो है रेमन मैक्से के नाम पर दिया जाता वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस देश के राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन किया जाएगा वो कतर में किया जाएगा। कतर की राजधानी रियाद है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पे किया जाएगा? कतर में किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? आप लोग आंसर दीजिएगा कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है आपका अफ्रीका में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ड्यूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? कि ड्यूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूरंड कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? निम्न में से किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल प्रदान किया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी जो है उसे 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपका ऑप्शन कैलाश सत्यार्थी जो है 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे, कैलाश सत्यार्थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? कि बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू दोस्तों असम का लोक नृत्य है। बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू जो है देश है उनकी राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की राजधानी कहाँ पे है? लीमा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ पे था? कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ पे है? चेरनोबिल जो है, चेरनोबिल आपका जो क्वेश्चन है कि
क्या है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है कहाँ पे है, तो आपका यूक्रेन में है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है कहाँ अब बंद है, लेकिन वो कहाँ पर था, यूक्रेन में था। कहाँ पे, यूक्रेन में। अगले क्वेश्चन को आप लोग आंसर दीजिएगा कि जापान की मुद्रा क्या है। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। जापान की जो राजधानी है क्या, येन है। तो जापान की राजधानी मुद्रा क्या है दोस्तों, येन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। तो आपका क्वेश्चन है कि नीलोफेयर जो चक्रवात आया था उसने पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। भारत में जो निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। तो नीलोफेयर जब चक्रवात आया था तो भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है निम्नलिखित में किसने लिखी थी। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है निम्नलिखित में किसने लिखी थी। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी थी। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी थी, खुशवंत सिंह ने लिखी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो थे अब्दुल कलाम थे। कौन थे, विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक जो थे अब्दुल कलाम थे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक अब्दुल कलाम थे। कौन थे, अब्दुल कलाम थे। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी और भारत के खोज के लेखक कौन थे। तो भारत के खोज के लेखक जो थे जो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत को खोज के लेखक जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। आपका जो क्वेश्चन है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, वो किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। कारावास के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा देश जो है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। कौन सा देश जो है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा देश जो है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो आपका क्यूबा जो देश है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। जल का जो अधिकतम घन तापमान होता है कितना पर होता है। जल का घनत्व निम्नलिखित तापमान पर सर्वाधिक होता है। जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। कि जल का घनत्व जो है किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था किस वर्ष हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था 1945 यानी कि 1945 ईस्वी में हुआ था। आपका जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 1945 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। कि भारत की आज़ादी के समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कि भारत की आज़ादी के समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा आईसीएस अधिकारी जो है अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 में शामिल रहा था। कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में शामिल रहा था। तो ए.ओ. हुम जो था उस चीज़ की अध्यक्षता बम्बे में ए.ओ. हुम जो था ए.ओ. हुम HUME जो राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि म्यांमार की जो राजधानी है वो कहाँ है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आपको प्रिंट भी दिया है 16/2/2015 का, ये प्रीवियस ईयर है 16/2/2015। तो दोस्तों वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। कह रहा है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है। तो म्यांमार की जो राजधानी है नई पैताब है। म्यांमार की जो राजधानी है कहाँ पे, नई पैताब। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तमस उपन्यास के लेखक, आपका जो क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास के जो लेखक है वो कौन है। तो भीम साहनी है। तमस उपन्यास के जो लेखक है वो कौन है, आपका भीम साहनी है। तमस उपन्यास के जो लेखक है आपका भीम साहनी है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किया गया था। तो आपका जो क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो विश्वनाथन आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है
बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली जो थे भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो भारतीय बैंक के वर्तमान में गवर्नर जो है रघुराम राजन है। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर वर्तमान में रघुराम राजन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है ललिता कुमार मंगलम है। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष जो है ललिता कुमार मंगलम है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ललिता राज मंगलम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो है, भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में हुआ था। 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? के जनक कौन है? कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक है किसको माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है। आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश की संबंध रखती है? तो आपका म्यांमार देश से संबंध रखती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि जो हुआ था कब हुआ था? महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच जो पूना संधि हुई थी 1932 में हुआ था, यानी कि 1932 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो पूना संधि हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर का जो वन है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में अवस्थित है? कि गिर का जो वन है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका गुजरात राज्य में अवस्थित है। कि गिर का वन जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में अवस्थित है? आपका गुजरात में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो है किस रियासत से जुड़े हैं? कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो है किस रियासत से जुड़े हैं? तो आपका जो प्रसिद्ध पेंटर राजा हो श्रावणकोर से जुड़े हैं। किससे जुड़े हुए हैं? श्रावणकोर से जुड़े हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि बिहार में बहने वाले नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में? बिहार में बहने वाले नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है, यानी कि अमरकंटक में है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में बहने वाले नदियों में किसका जो उद्गम है अमरकंटक में है। तो आपका जो सोन नदी है, सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक में है। तो दोस्तों बिहार एसएससी के तीसरे एपिसोड का जो है जीके जीएस का वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में दूसरे दिन। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।